ईवीएम का दुनिया में फिर से डंका, दुनिया में विपक्ष को शंका। पाठशाला में विपक्ष की आशंका खत्म करने वाला चैप्टर डेमोक्रेटिक सहयोग। हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। इस शब्द के माने आप समझ रहे हैं? देखिए, आमतौर पर दो देशों के नेता जब किसी मंच पर मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं? मोटा मोटी किसकी बात होती है? कारोबार की बात होती है, सैन्य तकनीक की बात होती है, सामरिक दृष्टि से क्या होगा क्या नहीं होगा, समझौते कौन कौन से हैं, बिजनेस क्या है, इसकी बात होती है। लेकिन भारत ने एक कदम आगे बढ़कर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सहयोग की भी बात की। एक नया कूटनीतिक बेंचमार्क सेट कर दिया। क्या आप जानते हैं असल में इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है ईवीएम को, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी वाली? वोटिंग वाली, जिस पर बटन दबाकर आप लगातार भारत की लोकतांत्रिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया आप जानते हैं दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। उसी इंडोनेशिया ने आज भारत की ईवीएम को आगे बढ़कर स्वीकार किया है और यह संदेश दिया है कि जिस तरह से भारत विविधता और लोकतंत्र को साथ लेकर चलता है, उसी तरह इंडोनेशिया भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे बढ़ेगा। ईवीएम वाला ये समझौता क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। तीन चीजें होंगी और हो सकती है। पहला तो यह कि भारत का चुनाव आयोग अपनी ईवीएम वाली जो टेक्निक है वो इंडोनेशिया के साथ साझा करे। कम समय में बड़े पैमाने पर जो ये मतदान होते हैं उसके चैलेंजेस कैसे हैं, उसका अनुभव और अनुभव से जुड़ी जानकारी आदान प्रदान करे। सोशल मीडिया के दौर में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की रणनीतियों पर भी दोनों देश जानकारी साझा कर सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में चुनाव कराना आप जानते हैं कितनी जटिल प्रक्रिया है। भाई, लोकतांत्रिक मुल्क है तो चुनाव होता होगा ना, लेकिन वहां पर चुनाव आसान नहीं है। इंडोनेशिया में चुनाव इसलिए आसान नहीं है क्योंकि 17,000 से ज्यादा छोटे छोटे टापू हैं। वहां पर एक साथ चुनाव होते हैं और अब तक वहां बड़े पैमाने पर ये जो चुनाव होते थे वो मशीन से नहीं होते थे, कागजी मतपत्रों का इस्तेमाल उसमें किया जाता था। तो नतीजे आने में लंबा वक्त लगता। बैलेट पेपर्स को नावों से, हेलीकॉप्टर से, दुर्गम रास्तों से हर आइलैंड, हर द्वीप पर पहुंचाना पड़ता था। फिर वापस उन्हें सुरक्षित लाना भी पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि चुनावी खर्च इससे कितना बढ़ जाता होगा। जाहिर है भारत का सहयोग न केवल इंडोनेशिया के लोकतंत्र को हाईटेक बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के ईवीएम के साथ साथ हमारे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की प्रतिष्ठा को भी एक नई ऊंचाई देगा। अब इसमें कोई जले तो जले, कोई दुखी हो तो हो, लेकिन जब वहां भारत की साख बढ़ रही है, ये ईवीएम पर किसी एक पार्टी का तो कंट्रोल है नहीं, किसी एक सरकार का तो कंट्रोल है नहीं। आगे आपको ये बताएंगे कि जिस भारतीय ईवीएम का दुनिया में डंका बज रहा है उस पर विपक्ष को अपने देश के अंदर इतनी शंका क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं। भारतीय ईवीएम को इंडोनेशिया में जो पहचान मिल रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले नेपाल, भूटान, नामीबिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले चुके हैं, वहां निर्यात की जा रही है। अच्छा, फिर मंगोलिया, मेडागास्कर, म्यांमार, कंबोडिया, फिजी, ये वो देश है जो भारत से वो इंक लगाते हैं ना आप लोग हाथों पर, हम भी लगाते हैं, वो वाली इंक, वो स्याही जो है वो मंगवाते हैं भारत से, जो वोटिंग के दौरान आपकी उंगली पर लगाई जाती है और क्या खूबसूरती से ऐसे दिखाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे जैसे लोकतंत्र का सबसे महंगा गहना जो है आप ही की उंगली पर आया है, हीरे वाली अंगूठी की तरह। तो ये वो स्याही है जो इन अलग अलग मुल्कों में जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो जा रही है और स्याही जा रही है, हमारे बहुत सारे अधिकारी, चुनाव आयोग के बहुत सारे जो अधिकारी हैं कई देशों में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर आते हैं। आयोग ने 2011 से अब तक अंदाजा लगा सकते हैं
141 देशों के 2977 चुनाव अधिकारियों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी है कि नहीं? शानदार बात। फिजी, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, यहां के चुनावों के दौरान ऑब्जर्वर भी हमारे चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराए हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, भाई मैडम सब इतना बढ़िया चल रहा है, ईवीएम इतना तगड़ा है, बाकी देश हम पर इतना भरोसा करते हैं, तो फिर यहीं हिंदुस्तान में ईवीएम की इस तकनीक का विरोध क्यों करते हैं? दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तो लोकतंत्र की गवाही देनी जब होती है तो बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं भारत के इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, और उसी ईवीएम पर देश के अंदर विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं। क्यों? अब ये बात तो सही है। कुछ आरोपों की लिस्ट भी आपके सामने रख देती हूं ताकि आपकी याद ताजा हो जाए। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग विपक्षी दलों ने, कभी कांग्रेस ने, कभी समाजवादी पार्टी ने, कभी तृणमूल कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी ने, जिस किसी ने भी हार का मुंह देखा उसने क्या किया? ईवीएम को आगे लाया। क्या क्या आरोप लगाया उसकी लिस्ट आप देख रहे हैं। कभी कहा गया कि सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। कभी आरोप लगा बटन किसी का दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। कभी किसी पार्टी ने कहा कि ईवीएम का सिस्टम तो पारदर्शी है ही नहीं। कभी आरोप लगे कि ईवीएम के जरिए वोटों में बड़ी धांधली हो रही है। यह कहकर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बदनामी की गई कि एक्सपर्ट की मदद से मशीन की चिप में गड़बड़ी की जाती है ताकि वोट का फायदा मिले। वैसे 2024 के चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन से ही एनसीपी के शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कई ऐसे बड़े लीडर थे जिनके सुर बदले क्योंकि जीते। सुप्रिया सूले, उमर अब्दुल्ला ने कहा ईवीएम को लेकर ये दोहरा रवैया ठीक नहीं है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, ये ठीक नहीं है। ईवीएम जब सही जब आप जीते, और जब आप हार जाएं तो कहें नहीं ये तो गलत है, मैं खेल ही नहीं रहा। साल 2024 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया था, पता है आपको? और ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम शानदार काम करता है, और जब आप चुनाव हारते हैं तो उसके साथ छेड़खानी हो जाती है। जस्टिस विक्रम नाथ ने वही बात कही जो काफी स्वाभाविक है। सारे तर्कों, आंकड़ों और तस्वीरों को देखते हुए आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है। देश की तरक्की में रुचि रखने वाले भारत के हर नागरिक से मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे देश में करीब 97 करोड़ मतदाता है। देखा जाए तो दुनिया के किसी भी देश में इतने बड़े पैमाने पर और इतने सॉलिड तरीके से डिजिटल वोटिंग नहीं होती है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी मतपत्रों यानी बैलेट पेपर से ही वोटिंग करवाते हैं और जलते हैं हमको देखकर। आज आप कह सकते हैं कि जिस तरह किसी देश के रसूख का या उसके रसूख को उसके पासपोर्ट की रैंकिंग से मापा जाता है, उसी तर्ज पर अगर कभी ईवीएम तकनीक और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल इंडेक्स तैयार होगा तो हैरान मत होइएगा, भारत इस ग्लोबल पोलिंग इंडेक्स में अव्वल और टॉप पर होगा।